आज हम आप लोगों को जटिल ऊतक अथवा कंपाउंड टिश्यू के बारे में बताएंगे। तो पूरी जानकारी के लिए मेरा पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए। चलिए शुरू करते हैं। जटिल ऊतक विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनते हैं जो एक इकाई की भांति कार्य करती हैं। तो इन लाइनों का सरल भाषा में अर्थ हुआ कि जो जटिल ऊतक है, जो कंपाउंड टिश्यू है, ये ऐसी सेल्स का समूह होता है या ऐसी कोशिकाओं का समूह होता है जिसमें एक से अधिक प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। इसीलिए कहा गया कि विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं, यानी एक से अधिक प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। मतलब एक ही प्रकार की कोशिकाएं नहीं पाई जाती हैं, बल्कि एक से अधिक प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं और ये सभी मिल करके एक इकाई की तरीके से कार्य करती हैं, एक यूनिट की तरह से कार्य करती हैं। तो अब आपको समझ में आ गया कि जटिल ऊतक विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनते हैं जो एक इकाई की भांति कार्य करती हैं। अब यदि जटिल ऊतक के प्रकार की बात की जाए अथवा टाइप्स ऑफ कंपाउंड टिश्यू को देखा जाए तो मुख्य रूप से ये दो प्रकार का होता है। पहला जाइलम, जिसे हिंदी में दार ऊतक कहते हैं, दार ऊतक, और दूसरा है फ्लोएम, जिसे हिंदी में अधोवाही ऊतक कहा जाता है, अधोवाही ऊतक। मतलब जाइलम और फ्लोएम दोनों जटिल ऊतक हैं, कंपाउंड टिश्यू हैं और ये दोनों ऊतक मिलकर के पौधे का संवहन तंत्र बनाते हैं अथवा सर्कुलेटरी सिस्टम बनाते हैं। संवहन तंत्र का मतलब क्या हुआ? सर्कुलेटरी सिस्टम बनाते हैं और इसीलिए इन्हें संवहन ऊतक के नाम से भी जाना जाता है या संवाहक ऊतक भी कहते हैं या कंडक्टिंग टिश्यू भी कहा जाता है अंग्रेजी में। इसीलिए क्या कहते हैं? कंडक्टिंग टिश्यू। आपको बताते चलें कि ये एग्जाम में दो तरह से पूछा जाता है। एक तो सीधे तौर पर जटिल ऊतक या कंपाउंड टिश्यू के नाम से, दूसरा संवहन ऊतक या संवाहन टिश्यू के नाम से भी पूछा जाता है। तो कभी कभी संवहन ऊतक के नाम से पूछ लिया जाए तो जैसे पूछा जाता है कि संवहन ऊतक कौन कौन से होते हैं, तो बताएंगे जाइलम और फ्लोएम होते हैं, या ऑप्शनल हुआ तो इसमें किसी एक का नाम दे दिया जाता है तो कंडक्टिंग टिश्यू होते हैं या संवाहक ऊतक कहलाते हैं। चलिए अब जाइलम तथा फ्लोएम के बारे में चित्र सहित समझ लेते हैं। तो पहले जाइलम या दार ऊतक को समझते हैं। मैंने बताया था जाइलम को दार ऊतक भी कहा जाता है, तो पहले जाइलम या दार ऊतक को जान लेते हैं। जाइलम या दार को जल संवाहक ऊतक भी कहते हैं, जल संवाहक ऊतक, या अंग्रेजी में वाटर कंडक्टिंग टिश्यू, वाटर कंडक्टिंग टिश्यू कहा जाता है। क्यों कहते हैं इसे? तो इसे जल संवाहक ऊतक क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जल का संवहन करता है, यानी इस ऊतक का प्रमुख कार्य जड़ों द्वारा अवशोषित जल, जो जड़ें अवशोषित कर लेती हैं, सोख लेती हैं जल को, जड़ों द्वारा अवशोषित जल तथा खनिज लवणों को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाना, फल फूल पत्ती सभी भागों तक पहुंचाना होता है। हम सभी लोग जानते हैं कि यदि मिट्टी में पेड़ लगा है या पौधा लगा है तो उसमें जड़ें होती हैं और वह उन्हीं जड़ों के द्वारा जल को सोख कर पूरे पौधे को देता है, पूरे पौधे को पहुंचाता है। इसलिए कहा गया कि अवशोषित करता है। और तने में, पत्ती में, फलों में, फूलों में, मतलब पौधे की हर जगह पर पहुंचाता है। अब जल के साथ कुछ खनिज लवण भी उसी में मिले रहते हैं, खनिज तत्व भी उसी में घुले रहते हैं, जो कि उसी जल के साथ ऊपर यानी पेड़ पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचते रहते हैं, जाते रहते हैं। अब ये जो जड़ें होती हैं, जड़ों में जाइलम ऊतक की कोशिकाएं होती हैं और यही सारा कार्य करती हैं। ये जो जाइलम ऊतक की कोशिकाएं होती हैं, ये सारा कार्य यही करती हैं। और ये जो जाइलम ऊतक है, ये मुख्य रूप से 4 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, यानी इसमें 4 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। पहला वाहिनिकाएं, पहली कोशिका कौन सी है? वाहिनिकाएं, अथवा अंग्रेजी में इसे ट्रैकिड्स कहा जाता है, ट्रैकिड्स। और दूसरा है वाहिकाएं, अथवा अंग्रेजी में इसे वेसल्स कहा जाता है, वेसल्स। और तीसरा है काष्ठ मृदूतक, अथवा अंग्रेजी में इसे वुड पैरेन्काइमा कहते हैं, या इसे ही जाइलम मृदूतक भी कहा जाता है, जाइलम मृदूतक। और फिर चौथा है काष्ठ तंतु, अथवा जाइलम तंतु कहते हैं, और अंग्रेजी में जाइलम फाइबर्स या वुड फाइबर्स कहा जाता है। चलिए इन सभी को चित्र सहित संरचना और इनके कार्यों को समझ लेते हैं। तो पहला है वाहिनिकाएं अथवा ट्रैकिड्स। जैसा कि आप लोग चित्र में देख रहे हैं
इस प्रकार की कोशिकाएं लंबी, नलिकाकार और दोनों सिरों पर नुकीली होती हैं, लंबी होती हैं, नली जैसी होती हैं और देखिए दोनों सिरों पर लगभग में नुकीली होती हैं। यानी चित्र में आप देख भी रहे हैं कि ये सभी वाहिनिकाएं हैं अथवा ट्रकीट्स हैं, लंबी लंबी सी हैं, जैसे नलिका होती है बिल्कुल उसी तरीके की हैं और दोनों तरफ कुछ नुकीली सी दिख रही हैं। ये निर्जीव कोशिकाएं होती हैं, मृत कोशिकाएं होती हैं। निर्जीव का मतलब है कि इन कोशिकाओं में जीव द्रव्य अथवा प्रोटोप्लाज्म नहीं पाया जाता है, क्योंकि जिन कोशिकाओं में जीव द्रव्य पाया जाता है वो सभी जीवित होती हैं और जिनमें नहीं पाया जाता है वे निर्जीव होती हैं। इस तरीके की कोशिकाओं की जो कोशिका भित्ति होती है अथवा जो सेल वॉल होती है वो कड़ी होती है और लिग्निन युक्त होती है। मतलब इन सेल्स की जो सेल वॉल होती है, इन कोशिकाओं की जो सेल वॉल होती है वो मोटी सी होती है, कठोर होती है, लकड़ी की तरह होती है, जैसे लकड़ी होती है और उनमें लिग्निन जमा होता है। यदि इन कोशिकाओं के कार्यों की बात की जाए, फंक्शन की बात की जाए, तो ये कोशिकाएं जल संवहन के अतिरिक्त पौधे को सीधा खड़ा रखने में भी सहारा प्रदान करती हैं। यानी जल संवहन तो करती ही हैं, साथ में पौधे को सीधा खड़ा भी रखती हैं। मतलब एक तो जल को जड़ों से लेकर के पत्तियों, फलों, फूलों यानी पेड़ पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाती भी हैं, दूसरे जल में घुले हुए खनिज पदार्थों को भी रूट या जड़ों से पत्तियों तक पहुंचाती हैं और साथ ही साथ पौधे के कोमल जो अंग होते हैं, कोमल अंगों को सहारा भी देती हैं, उनको सीधा भी रखती हैं। ये मतलब हुआ। चलिए अब दूसरी प्रकार की कोशिकाएं यानी वाहिकाओं या वेसल्स पर आते हैं। जैसा कि आप लोग चित्र में देख रहे हैं, ये बेलनाकार अथवा सिलेंड्रिकल नलिकाएं या कोशिकाएं होती हैं। कैसी हैं? बेलनाकार हैं अथवा सिलेंड्रिकल नलिकाएं हैं या कोशिकाएं होती हैं, जो एक के ऊपर एक लगी रहती हैं और इनके बीच की अनुप्रस्थ जो भित्ति होती है वो नष्ट हो जाती है या लुप्त हो जाती है या गल जाती है कह लीजिए, और ये पाइप की तरह एक लंबी नली के रूप में बन जाती है। जब वो गल जाती है तो क्या होती हैं? ये पाइप की तरह से आपको दिख रही हैं, एक लंबी नली के रूप में बन गई हैं। मतलब जब पूरी तरह से या अधूरी तरह से इनके जो ट्रांसवर्स वाल होती है वो घुल जाती है तो इन्हें वाहिकाएं कहा जाता है या वेसल्स कहा जाता है। ये कोशिकाएं वाहिनिकाओं से मोटी होती हैं, मतलब इनका व्यास वाहिनिकाओं की तुलना में बड़ा होता है, ज्यादा होता है, इसीलिए मोटी होती हैं। कोशिका भित्ति के स्थूलन के आधार पर ये अनेक प्रकार की होती हैं। जैसा कि आप लोग चित्र में देख रहे हैं, वलयाकार, सर्पिलाकार, सोपानवत या जालिकावत, गर्ती यानी सेल वॉल के फूलने के आधार पर, जहां जहां पर फूलती उस आधार पर अगर देखा जाए तो ये वलयाकार होती हैं, सर्पिलाकार होती हैं, सोपानवत होती हैं, जालिकावत होती हैं, गर्ती होती हैं, आदि तरह की होती हैं। यदि इसके कार्य की बात की जाए यानी वाहिकाओं या वेसल्स के फंक्शन की बात की जाए तो ये जल व जल में घुले हुए खनिज पदार्थों को जड़ों से पत्तियों या अन्य भागों तक पहुंचाती हैं और पौधों को यांत्रिक शक्ति प्रदान करती हैं। यानी सेम कार्य वही है, जल और जल में जो घुले हुए खनिज पदार्थ होते हैं उनको पेड़ पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाती हैं और पौधे को यांत्रिक शक्ति भी देती हैं, थोड़ा सा अलग है। फिर तीसरी प्रकार की कोशिकाएं हैं जाइलम मृदुतक या काष्ठ मृदुतक या जाइलम पैरेन्काइमा। ये जाइलम में पाई जाने वाली मृदुतक कोशिकाएं होती हैं अथवा ये पैरेन्काइमा सेल्स होती हैं जो जाइलम ऊतक में पाई जाती हैं। जैसा कि आप लोग चित्र में देख भी रहे हैं, इन कोशिकाओं की जो कोशिका भित्ति होती है अथवा जो सेल वॉल होती है वो मोटी होती है, क्योंकि इन कोशिकाओं की भित्ति पर लिग्निन जमा होता है, इसीलिए मोटी हो जाती हैं। और ये कोशिकाएं जीवित कोशिकाएं होती हैं। आपको बता दें कि जाइलम में पाई जाने वाली यही एकमात्र जीवित कोशिकाएं हैं। कौन सी? तो मृदुतक अथवा जाइलम मृदुतक अथवा काष्ठ मृदुतक या जाइलम पैरेन्काइमा जो कोशिकाएं होती हैं एकमात्र जीवित कोशिकाएं होती हैं, से सभी मृत होती हैं। तो इन कोशिकाओं का मुख्य कार्य स्टार्च
और वसीय पदार्थों का संचयन करना होता है, यानी इनका कार्य भोज्य पदार्थों को इकट्ठा करना होता है। फिर अगली है जाइलम तंतु या काष्ठ तंतु या जाइलम फाइबर्स। तो इस प्रकार की कोशिकाएं लंबी, पतली व सिरों पर नुकीली होती हैं। लंबी लंबी सी होती हैं, पतली होती हैं बिल्कुल, और सिरों पर नुकीली होती हैं। ये तंतु दृढ़ोतक होते हैं, यानी ये दृढ़ोतक कोशिकाएं होती हैं। जो जाइलम तंतु हैं या काष्ठ तंतु हैं, ये क्या होती हैं? दृढ़ोतक कोशिकाएं होती हैं अथवा स्क्लेरन कायमा सेल्स होती हैं। चूंकि जाइलम में पाई जा रही हैं, इसीलिए इन्हें जाइलम तंतु या काष्ठ तंतु कहा जाता है, इनका नाम बदल जाता है। इन कोशिकाओं की कोशिका भित्ति लिग्निन युक्त होती है, लिग्निन युक्त, इसीलिए अत्यधिक मोटी हो जाती हैं, जिनमें अनेक छोटे छोटे गर्त भी पाए जाते हैं। इस प्रकार की कोशिकाएं पौधों को दृढ़ता व सहारा देने का कार्य करती हैं। मतलब इनका कार्य होता है कि पौधों को यांत्रिक शक्ति प्रदान करना, यानी प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट देना। अब बचा है फ्लोएम, तो फ्लोएम के बारे में नेक्स्ट वीडियो में आपको डिटेल से चित्र सही समझाएंगे। नेक्स्ट वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, यदि सब्सक्राइब नहीं किया बिल्कुल फ्री होता है, और वीडियो को लाइक तथा शेयर कीजिए। आज के अंक में इतना ही, धन्यवाद।